अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर के ताइवान पहुंचने पर चीन ने एक्शन शुरू कर दिया है और चीन ने ताइवान के करीब युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। चीन का कहना है कि वो क्षेत्रीय अखंडता की मजबूती से रक्षा करेगा। यही नहीं, चीन ने रात करीब 3 बजे अमेरिकी राजदूत को बुलाकर पेलोसी के दौरे का विरोध भी किया है। ताइवान संकट पर अब रूस भी चीन के साथ आ गया है। रूस ने पेलोसी के ताइवान दौरे को उकसाने वाली कार्रवाई बताया है। उधर जर्मनी इस मामले में ताइवान के समर्थन में उतर आया है। जर्मनी ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करेगा तो वो ताइवान की मदद करेगा। और अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने को लेकर अब स्थिति क्या है, ये आपको बता रहे हैं। चीन ने ताइवान को बार बार धमकी देते हुए चेतावनी दी थी कि अगर वो यहां पर आई तो 50 मिनट में चीन की सेना अपनी ड्रिल शुरू कर देगी। अब सवाल यह है कि क्या नैन्सी पेलोसी के आने की कीमत ताइवान को चुकानी पड़ेगी? चीन इस वक्त पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। वहीं नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने पर ताइवान ने जोरदार स्वागत किया है और साफ है कि नैन्सी पेलोसी पर चीन की धमकियां बेअसर दिख रही हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, चीन ताइवान तनाव से जुड़ी इस वक्त की जो दूसरी बड़ी खबर है वो भी आपको दे देते हैं। अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की राजधानी न्यू ताइपे में ताइवान की संसद पहुंच गई। तो संसद में उन्होंने ताइवान संसद के डिप्टी स्पीकर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान नैन्सी पेलोसी ने कहा कि ताइवान का अच्छा दोस्त है अमेरिका। और ताइवान का अच्छा दोस्त बताना ये अमेरिका के लिए एक बड़े सम्मान की बात है। नैन्सी ने कहा है कि हमारा ये दौरा मानवाधिकारों, व्यापार और सुरक्षा को लेकर है और साथ ही कहा कि हम ताइवान की बात सुनने और उनसे सीखने के लिए यहां पर आए। इस पूरे मामले में नैन्सी पेलोसी ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। They came here, we all did, to listen, to learn from you as to how we can go forward together. We commend Taiwan for being one of the freest societies in the world, for your success in addressing the COVID issue, which is a health issue, a security issue, an economic issue, and a governance. Now we look forward to our conversation about how we can work together, learning from you and sharing some thoughts ourselves on how to protect the planet from the climate crisis. We thank you for your leadership. We want the world to recognize that. But our visit was about human rights, was about unfair trade practices, and it was about security issue. तो नैन्सी पेलोसी ने क्या कहा ये आपने सुना। चीन ने ताइवान को बार बार धमकी देते हुए चेतावनी दी थी कि अगर नैन्सी पेलोसी यहां पर आती हैं तो 50 मिनट के अंदर चीन की सेना अपनी ड्रिल शुरू कर देगी। ये ठीक वैसा ही युद्ध अभ्यास है जैसा रूस ने यूक्रेन पर हमले से पहले किया था। अब सवाल यह है कि क्या रूस की ही तरह चीन भी ताइवान पर हमला करने वाला है? नहीं, नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने पर ताइवान ने उनका जोरदार स्वागत किया है। अब साफ है कि चीन की धमकियां बेअसर दिख रही हैं। पेलोसी पहुंची ताइवान, भड़का चीन। अमेरिका और चीन में बड़ी टेंशन। चीन की ताइवान से टक्कर तय। अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने चीन की धमकियों के बावजूद ताइवान की धरती पर कदम रख दिया है। चीन ने भी धमकी भरे अंदाज में अपनी सेना की ड्रिल एक्सरसाइज शुरू कर दी है। चीन के 21 मिलिट्री एयरक्राफ्ट आइलैंड के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन ADIZ में पहुंच गए हैं। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स ने ताइवान को घेरने का काम शुरू कर दिया है। बस इंतजार है एक आदेश का।
और आदेश मिलते ही चीनी सेना फुल एक्शन मोड में आ जाएगी। चीन ने धमकी दी थी कि अगर पॉलिसी ताइवान की धरती पर पहुंचेगी तो चीन 50 मिनट के भीतर ही ताइवान के आसपास सैन्य ड्रिल शुरू कर देगा। इसके बाद कुछ भी संभव है, यानी चीन के निशाने पर सीधे सीधे ताइवान होगा। चीन ने सीसीटीवी के जरिए भी अपनी आपत्ति जताई है। 8月2号，美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区，严重违反一个中国原则和中美3个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定。 जहां एक तरफ चीन आग बबूला हो रहा है, वहीं अमेरिका में नंबर 3 पावरफुल नेता नैन्सी पेलोसी का ताइवान ने भव्य स्वागत किया है। उनके स्वागत में शहर की बड़ी बड़ी इमारतों में थैंक यू यूएस, वेलकम के संदेश बता रहे हैं कि पेलोसी की यात्रा ताइवान और अमेरिका के लिए कितनी अहम है। पेलोसी अमेरिका से यहां तक कड़ी सुरक्षा में पहुंची हैं। चीन की धमकियों के बावजूद पेलोसी की यात्रा से पहले अमेरिका ने 4 युद्धपोत और 1 एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान के पास तैनात किया था। अमेरिका ने भी चीन को साफ संदेश दिया है। I think the view of a number of senators is that we should close ranks now and not let the Chinese Communist Party try to drive wedges between American elected officials or the White House on whether or not she should be there. She's there. We're supporting the trip and we're closing ranks behind her. आपको बता दें कि नैन्सी पेलोसी के दौरे के लिए अमेरिका ने अपने 13 एयरक्राफ्ट ताइवान की तरफ रवाना किए। इन विमानों ने पेलोसी के विमान को एस्कॉर्ट किया। इन विमानों ने जापान से उड़ान भरी है, जिसमें 8 फाइटर जेट जबकि 5 टैंकर एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका ने अपने 4 जंगी जहाजों को भी ताइवान की तरफ रवाना कर दिया है। इस बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने धमकी दी कि नैन्सी पेलोसी 140 करोड़ लोगों को अपना दुश्मन बना रही है। चीन की हाँ में हाँ मिलाने के लिए उसके पक्ष में रूस भी आ खड़ा हुआ है। रूस ने पेलोसी की ताइवान यात्रा को उकसाने वाला बताया है। Мы исходим из того, что существует только один Китай. Правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая. चीन ने ताइवान के खिलाफ 6 तरफ से सैन्य अभ्यास का ऐलान किया था। चीन का मकसद ताइवान को डरा धमका कर रखना है, जबकि अमेरिका बार बार लोकतंत्र कायम करने की बात कर रहा है। लेकिन ताइवान सैन्य ताकत के मुकाबले चीन के आगे कहीं नहीं टिकता है। द मिलिट्री बैलेंस 2002 के डेटा के मुताबिक चीनी सेना 9,65,000 है और ताइवान महज 94,000। चीन के पास नेवी 2,60,000 तो वहीं ताइवान के पास 40,000। अगर एयरफोर्स की बात करें तो चीन के पास 3,95,000 और ताइवान के पास सिर्फ 35,000। चीन के पास 5400 टैंक्स हैं, ताइवान 650। चीन के पास एयरक्राफ्ट्स 3,227 प्लस, ताइवान 504 प्लस। चीन के पास सबमरीन 59 है और ताइवान के पास महज 4। ताइवान और चीन के बीच 36 का आंकड़ा बेहद पुराना है। चीन ताइवान को अपना प्रांत मानता है, वहीं ताइवान खुद को आजाद देश बताता है। ताइवान की अपनी चुनी हुई सरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं मेरे 2 सहयोगी। कृष्ण मोहन हमारे साथ हैं, मनीष शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही 2 गेस्ट भी हमारे साथ, कर्नल रिटायर्ड तेज टिक्कू रक्षा विशेषज्ञ और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं। रविंदर सचदेव विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता रक्षा विशेषज्ञ भी इस बातचीत में, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्ण मोहन, सबसे पहला सवाल आपसे। चीन ने लाख विरोध किया, लाख धमकियां दी, लेकिन उसके बावजूद नैन्सी पेलोसी आखिरकार पहुंच ही गई ताइवान। अब यहां से आगे क्या? इस विवाद को हवा देकर नैन्सी पेलोसी को ताइवान पहुंचाकर अमेरिका इससे हासिल क्या करना चाहता है? चीन को और दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है? देखिए, आगे क्या, ये तो पूरी दुनिया जानना चाहती है, क्योंकि पूरी दुनिया इस समय एक और युद्ध के मुहाने पर पहुंच रही है। पश्चिम में पहले ही फरवरी से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। अमेरिका और दूसरी पश्चिमी ताकतें अपरोक्ष रूप से उस युद्ध में शामिल हैं और पूरा यूरोप, बल्कि ये कहें कि आधा विश्व उस युद्ध की परेशानियां झेल रहा है, मंदी सामने आ रही है।
पूर्व में एक और मोर्चा खुल रहा है। ताइवान और चीन का विवाद पुराना है, हिस्टोरिकल उनकी समस्याएं हैं, जो चीन के पास अपने तर्क हैं और ताइवान के पास अपने तर्क हैं। बहरहाल अमेरिका हर हालत में ताइवान को बचाना चाहता है। इसमें ताइवान को लेकर अमेरिका को बचाने के पीछे शुद्ध रणनीतिक एक कहानी है। अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं, अपने एसेट्स हैं जो इंडो पैसिफिक में हैं, परंपरागत रूप से हैं, पिछले 70-80 सालों से हैं, और अमेरिका किसी भी हालत में इंडो पैसिफिक में अपना वो कंट्रोल लूज नहीं करना चाहेगा। अगर चीन आज ताइवान पे कब्जा करता है, उसके बाद चीन रुकेगा नहीं। कल वो भारत या दूसरी जगहों पर और इंडो पैसिफिक में जो अमेरिका के बेसेस हैं वहां तक खतरा पैदा करेगा, जापान तक खतरा पैदा करेगा। अमेरिका हर हालत में इसको रोकना चाहता है। सवाल यह है कि अब आगे क्या। पेलोसी आई, अमेरिका ने अपना एक ये सख्त रुख दिखाया कि चीन के लाख विरोध के बावजूद पेलोसी आई। चीन ने जो धमकी दी थी वो भी उसने पूरी की, उसने ड्रिल शुरू कर दी। ये भी धमकी दी है कि टेरिटोरियल वाटर्स में भी वो आगे एक्सरसाइज शुरू करेगा। टेरिटोरियल वाटर्स यानी वो जगह जहां ताइवान का कब्जा है कानूनी तौर पर, उन समुद्र का वो इलाका। अगर इतने करीब आते हैं, इसका मतलब है कि चीन एम्फीबियस वॉरफेयर की तैयारी कर रहा है। ताइवान में अगर लड़ाई होगी, आर्मी का रोल बहुत कम रहेगा, ना के बराबर रहेगा। लड़ाई नेवी और एयरफोर्स की होगी, और ऐसे में चीन अगर एम्फीबियस युद्ध की तैयारी एक्सरसाइज करता है तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। कृष्ण मोहन, हमारे साथ मनीष भी जुड़े हैं। मनीष, नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा पूर्वी एशिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जब हम पूर्वी एशिया की बात करते हैं तो भारत का रुख, भारत का स्टैंड इस पूरे मामले में क्या रहता है, वो भी बहुत अहम हो जाता है। देखिए, सबसे जो बड़ी बात हम आपको बताएं कि पहली बार नहीं हो रहा है कि चीन ने इस तरीके से एग्रेसिव पोस्टरिंग की है। आप याद करिए, जब यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन थे और ताइवान के प्रेसिडेंट जब यूएस के विजिट पर जा रहे थे, तो ठीक इसी तरीके से उस दौरान भी चाइना ने बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोस्टिंग की थी। अपने पीएलए को उन्होंने लाइव फायर ड्रिल में लगाया था, एक्सरसाइजेस की थी, लेकिन उसके बावजूद ताइवान के प्रेसिडेंट यूएस गए थे। यहां पर भी अगर आप देखें तो जैसा कि बताया जा रहा है कि ना तो यूएस ना ही चाइना लड़ाई के मोड में है, क्योंकि एक तो ये है कि चाइना ने यूक्रेन का वार देखा है, और ये सिर्फ अमेरिका नहीं है, ये पूरा यूरोप और अमेरिका इस वक्त एक साथ हैं, और एक तरीके से कहें तो फ्री मूवमेंट की, फ्री स्पीच की ये एक तरीके से लड़ाई है, क्योंकि पूरा जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो ये कह रहे हैं कि हर देश को आजादी होनी चाहिए, किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। जहां तक देखिए भारत की बात है तो भारत की ऑफिशियल पॉलिसी है चाइना को लेकर के वन चाइना की, क्योंकि हमने तिब्बत को लेकर के अपना स्टैंड साफ कर दिया था, हमने तिब्बत को चाइना का हिस्सा माना है। भारत इस पूरे अगर देखें तो किसी तरीके का उन्होंने कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं किया है, भारत ने दूरी बना कर रखी है, लेकिन जाहिर तौर पर अगर प्रेशर क्रिएट होगा और चूंकि हमारे इंटरेस्ट भी क्लैश करते हैं चाइना से, तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत वेस्टर्न कंट्रीज के जरूर साथ होगा, लेकिन अगर इस वक्त की बात करें, ऑफिशियल लेवल की बात करें, तो भारत ने बिल्कुल इसने अपने आप को दूर रखा है इस पूरे आपने भारत के रुख को बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया। मनीष, मैं जल्दी से तेज टिक्कू साहब का रुख करूंगा। तेज टिक्कू, किसी भी चीज की टाइमिंग बड़ी अहम होती है। जिस वक्त दुनिया में रूस और यूक्रेन का युद्ध पहले से चल रहा है, उस वक्त अमेरिका ने इस विवाद को हवा दी, नैन्सी पेलोसी को ताइवान भेजा। क्या मकसद है, क्या हासिल करना चाहता है अमेरिका? नहीं, इसको हम दूसरी दृष्टि से भी देख सकते हैं, क्योंकि जब से जी जिनपिंग प्रेसिडेंट बने हैं 2012 में, और उसके तकरीबन 8 साल के बाद जो एग्रेसिव स्टांस उन्होंने लिया है, वो एग्रेसिव स्टांस खासकर अमेरिकन एलाइज को ज़बरदस्त थ्रेटन कर रहा है, साउथ चाइना सी में हो या जापान के अगेंस्ट हो। आपने देखा होगा कई बार उन्होंने जापान की टेरिटरी में अपनी एयरक्राफ्ट भेजे, उनका एयर डिफेंस जोन में। तो स्थिति ऐसी बन गई थी, और ताइवान के ऊपर तो तकरीबन हर दूसरे दिन उनके एक नहीं 20-20, 30-30 एयरक्राफ्ट उनकी टेरिटरी को वायलेट कर रहे हैं। तो मैं नहीं मानता हूं कि अमेरिका ने इसको हवा दी है। अमेरिका ने एक मैसेज देना था, और ये मैसेज ये था कि आप ताइवान को हड़प नहीं सकते, उसमें अमेरिका डेफिनेटली इंटरवीन करेगा, और ये एक मैसेज थी। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी एक छोटी घटना से, टेंशन तो बहुत है अलाइज और एक्सिस के बीच में, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी एक छोटी घटना से शुरू हुआ था। तो मैं मानता हूं कि ये स्थिति जो है बहुत गंभीर है, क्योंकि आप लाइव फायर ड्रिल कर रहे हैं, आप ताइवान के इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जा रहे हैं, और कई सारे एयरक्राफ्ट आप उनकी टेरिटरी में एयर डिफेंस जोन को वायलेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा, और अमेरिकन ट्रूप्स तो ऑलरेडी आपने अभी गिना दिया उनके कितने बहरी जहाज हैं वहां पर, कितने एयरक्राफ्ट है, जापान साथ में है, साउथ कोरिया साथ में, उनके कई सारे एलाइज हैं। तो ऐसा नहीं है कि ताइवान अकेला है, और मैं मानता हूं कि अगर चाइना ने कोई भी
गलत कदम उठाया तो विश्व जो है बहुत ही जबरदस्त मुश्किल में पड़ जाएगा। जी, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब भी जुड़े हैं। सिन्हा साहब, नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को किस तौर पर देखते हैं, किस तरीके से यह दौरा महत्वपूर्ण है पूर्वी एशिया के लिए? बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब आप ताश खेलती हैं तो एक गेम होता है ब्लफ। ब्लफ में अगला जो कॉन्फिडेंट रहता है कि वो जीतेगा तब बोलता है शो। जब शो करता है तो एक विनर होता है, एक लूजर होता है। अमेरिका ने जब चीन का जो ब्लफ है, जो चीन कह रहा है कि यदि नैन्सी विजिट की तो हम 50 मिनट में ड्रिल शुरू कर देंगे और हम उपयुक्त कदम उठाएंगे, ये ब्लफ अमेरिका ने कॉल किया है। ये शक्ति है तो तुम ताइवान को छू के देखो। पहला चीज ये है। दूसरी चीज ये है, ये अमेरिका की तरफ से स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग है। ये संदेश है चीन को कि उसकी जो विस्तारवाद की नीति है और मनमानी और करने की जो नीति है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का तिरस्कार करने की जो नीति है, किसी भी देश के डेमोक्रेटिक सरकार को उखाड़ फेंकने की जो नीति है, जो किसी भी देश के EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का निरादर करने की जो नीति है, वो गलत है। तो जैसे अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा जाता था और उसको चैलेंज न करो तो विजय पा लेता था वो राजा, तो इस अश्वमेध यज्ञ के चीन के अश्वमेध यज्ञ घोड़े को रोकना पड़ेगा। अमेरिका ने फैसला कर लिया है, एनफ इज इनफ। और क्यों ताइवान इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, ये समझने की जरूरत है। देखिए, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विश्व का इंडो पैसिफिक में शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि मोर देन 80% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड है वो पानी से हो रहा है और यही रास्ता है। तो यदि चीन ने अपनी प्रभुता जमा ली इंडो पैसिफिक में, तो आप समझिए कि चीन विश्व के ट्रेड पर अंकुश लगाएगा, कंट्रोल करेगा, हो सकता है टैक्स मांगे। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। तो ये ताइवान अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक अलाई है, वो इस स्ट्रेटेजिक अलाई का त्याग नहीं कर सकता है, और यदि त्याग करेगा तो उसका नतीजा बहुत गंभीर होगा। और एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूं कि इस समय अमेरिका ने ये नैन्सी को क्यों ताइवान भेजा। मौजूदा जो स्थिति चीन के अंदर है वो बहुत गंभीर है, आर्थिक व्यवस्था बहुत ही खराब है। अभी चीन में कई बैंक का वीडियो पे आ रहा है कि लोग लाइन में लगे हैं और बैंक बोलता है कि पैसा नहीं है। तो ये तो बहुत ही गंभीर स्थिति है, और इस स्थिति का फायदा उठा के जब ताइवान कमजोर दिख रहा है तो अमेरिका ने कहा कि यही टाइम है इस पर पाउंस करने के लिए। आपने टाइमिंग की अहमियत क्या है ये भी आपने समझा दिया। विनोद दत्ता साहब, जिस बात का जिक्र एसपी सिन्हा ने किया, ये टाइमिंग बड़ी अहम है। जब चीन आर्थिक तौर पर थोड़ा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, चीन की धमकियों को बिल्कुल धता बताते हुए, बेअसर करते हुए नैन्सी पेलोसी का पहुंच जाना ताइवान, इसके आने वाले समय में क्या असर नजर आएंगे? और जैसा भी जनरल साहब ने भी बताया कि जो चाइनीज इंपीरियलिज्म है उसको रोकने के लिए ये बहुत अहम डिप्लोमेटिक स्टेप है, या मैं कहूँगा अमेरिका का ये मास्टर स्ट्रोक है। क्योंकि ये देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध से चीन बिल्कुल बाहर से खड़े होकर तमाशा देख रहा था, और उसका ये मानना था कि वो ये विश्व समुदाय का रिएक्शन देखना चाहता था, जैसे डॉनबास के एरिया में रशिया ने कब्जा किया, और उसका यही प्लान ताइवान के ऊपर था। लेकिन क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कहती थी कि 24-25 में जब शी जिनपिंग अपना तीसरा इलेक्शन लड़ेंगे या तीसरे टर्म के लिए वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो उस समय, और वहां ताइवान में भी रेजीम चेंज होगी, तो उस समय वो चाह रहे थे कि कोई काइनेटिक ऑपरेशन करके वो ताइवान पे कब्जा करें। लेकिन अमेरिका ने इसको प्रीएम्प्ट किया है, और अमेरिका, जिस तरह से अमेरिका की मजम्मत हुई थी यूक्रेन युद्ध में कि अमेरिका ने उसको शाबाशी तो दी यूक्रेन को, लेकिन साथ नहीं दिया, तो अमेरिका अपनी जो वर्चस्व है या अपना जो उसका जो पावरफुल नेशन का जो स्टेटस है वो उसका मुलम्मा नहीं उतरने देना चाहता। और विदेश मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेव भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ एसपी सिन्हा साहब हैं, तेज टिक्कू साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, और साथ ही विनोद दत्ता साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोबिंदर, सबसे पहले आपसे यही सवाल, नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच चुकी है, क्या पूर्वी एशिया एक युद्ध की चौखट पर खड़ा है? चौखट पे नहीं खड़ा, तो चौखट से कुछ कदम दूर खड़ा है। फिर खटखटाहट होनी है उस दरवाजे के ऊपर, और फिर युद्ध होनी है कभी ना कभी इस इलाके में। नैन्सी पेलोसी के ट्रिप को मैं ऐसे देखता हूँ इसी कॉन्टेक्स्ट में
देखिए, हम सब ने बचपन में केमिस्ट्री पढ़ी है, और जो दो केमिकल लेके मिक्स करते हैं और कई बार उस रिएक्शन को तेज करने के लिए एक और केमिकल डाला जाता है जिसको कहते हैं कैटलिस्ट, राइट? वो रिएक्शन तेज हो जाता है। तो एक दूसरी बात, शी जिनपिंग ये कह चुके हैं कि हमारी जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगली जनरेशन आने से पहले ताइवान का मुद्दा हमें निपटाना है। वन, सेकेंडली शी जिनपिंग ये चाहेंगे कि अपनी टर्म जब तक हो उसमें कर लें, परंतु अब जो माहौल इतना गर्मा गया है, तो अब इस समय चाइनीज इनर सर्कल में रिपोर्ट्स आ रही है कि अब वो सोच रहे हैं कि ताइवान के साथ हमें जो भी करना है अगले 18 महीने में अब हम कर देंगे। तो प्रॉब्ली जो अगले 5-1 साल की बात हो रही थी कि चीन तैयारी होके करेगा, बट चाइना ने अपना वो टाइम फ्रेम जो आप कह रही हैं चौखट, वही हो गया। वो चौखट 18 महीने पे चाइना के हिसाब से शायद आ गई है, जो भी इनको एक्शन करना है अगेंस्ट ताइवान। तो ये तो रही बात सारी ओवरऑल, यू नो। नाउ अब चाइना को कुछ देखिए, अब क्लियर कट फॉल्ट लाइंस हो गई हैं। यस, डेफिनेटली चाइना को अब इतना जो टेंशन्स बढ़ गई हैं, इतनी बातचीत हो गई है, पेलोसी के ट्रिप का मुद्दा इतना हाईलाइट हो गया है और चाइना ने इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दी। अब चाइना को भी कुछ ना कुछ इमीडिएट भी करना पड़ेगा। ओके, क्या कर रहा है? देखिए, अभी तक चाइना क्या करता है, ताइवान को धमकाने के लिए, अमेरिका को कुछ करने के लिए अपने एयरफोर्स भेज देता है ताइवान की एयर स्पेस के थोड़े से बाहर, या नेवी में ड्रिल्स कर रहा था ये वो। परंतु अब जब ये चाइना ने इतनी वार्निंग्स दी और दोनों साइड अपने अपनी दोनों की आन बान शान पे बनाई है, दोनों पीछे नहीं हट सकते थे। तो पेलोसी आई तो अब चाइना का जो रिएक्शन है, चाइना का रिएक्शन वैसा होगा जो इन्होंने अभी तक नहीं करा। कुछ नया करना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या है, आपने फिर से वही एयरफोर्स की वार्निंग्स दे दी, नहीं। तो इसलिए अब कुछ नया करना पड़ेगा। एक तो आ रहा है कि कल इन्होंने अनाउंस किया कि ताइवान के आइलैंड के आसपास नेवल एक्सरसाइजेस करेंगे, पूरा जैसे घेराबंदी करेंगे ताइवान की। इसमें मैं एक लास्ट क्विक पॉइंट कहना चाहूंगा, चाइना का लॉन्ग टर्म में जो भी ताइवान के साथ होगा, परंतु उसमें क्योंकि ताइवान इतना बड़ा इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी इंजन है और चाइना के साथ लिंक्ड भी है, तो शायद चाइना हिचकिचाएगा टोटल ध्वस्त करने में। जैसे रशिया ने यूक्रेन में बॉम्ब मारे जा रहा है, राइट? चाइना वो करने से रुकेगा। उससे बेहतर वो ये प्रयास करेगा कि जैसे नेवल ब्लॉकेड, घेराबंदी करके बोल दो भैया अब आप हाथ गिव अप कर दो, हम आपको घेरे हुए हैं। तो जितना लंबा टाइम हो सके, जैसे भी हो सके, चाइना अपनी स्ट्रैटेजी अचीव करना चाहेगा विदाउट डिस्ट्रॉइंग ताइवान का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल। विनोद दत्ता साहब, रविंदर की बात आपने सुनी। ताइवान की जब हम बात करते हैं, अगर ये चाइना और अमेरिका के बीच वर्चस्व की लड़ाई है, तो इसमें ताइवान के लिए खोने और पाने को क्या है? देखिए, ताइवान एक ऐसा देश है जो टेक्निकली काफी एडवांस है, और अमेरिका चाहेगा कि वो चाइना की जो अंडरबेली है वहां जाके बैठे। और अमेरिका ने यही रशिया के साथ करना चाहा। तो अब अमेरिका बिल्कुल ये चाहता है कि, क्योंकि चाइना एक सबसे बड़ा राइवल है, और चाइना ने भी ये प्रण किया है कि वो अमेरिकन जो वर्चस्व है उसको खत्म कर देगा। क्योंकि आप अगर इतिहास में जाएं या तारीख में जाएं, तो अमेरिका ने चाइना का साथ लिया था यूएसएसआर को खत्म करने के लिए। अब चीन यूएसएसआर को ले रहा है अमेरिका को खत्म करने के लिए। तो अमेरिका के एग्जिस्टेंस की भी लड़ाई है, और ये अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि चाइना की जो इंपीरियलिज्म है वो दिन पे दिन बढ़ती जाए, और जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उसकी हो रही है, क्योंकि वो ये चाहेगा कि भाई जो चीनी जो वर्चस्व है उस एरिया में, खासकर इंडियन ओशन रीजन में या साउथ चाइना सी में या इंडो पैसिफिक में, वो काफी कम हो। और उसको साथ मिला हुआ है जो विश्व की 4 डेमोक्रेसीज हैं, क्योंकि भारत भी उसके साथ है। जी जी, तेज टिक्कू साहब, आपसे भी एक क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगी। चाइना, अमेरिका और ताइवान, ये जो पूरी तिकड़ी बनी है, इसके बीच में भारत का क्या रोल होगा? आपको उत्तर देता हूं, लेकिन मैं इस पूरे विवाद को बिल्कुल अलग तरीके से देख रहा हूं। देखिए, ट्रंप के टाइम में ही अमेरिका की एक पॉलिसी थी कि हमने नेटो में और यूरोप के अंदर जो करना था वो हमने कर दिया। अगर आप यूक्रेन युद्ध का अभी तक 8 महीने के बाद रिजल्ट देखेंगे तो 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। पहला ये कि वेस्टर्न यूरोप तो नेटो के साथ था ही, लेकिन तकरीबन अब पूरा ईस्टर्न यूरोप भी नेटो का हिस्सा बन चुका है। ये तो पहला परिणाम हुआ है।
दूसरा परिणाम ये हुआ है कि अभी तक मुझे नहीं पता रशिया के क्या मिलिट्री एम्स थे, लेकिन वो वहां पर बॉक डाउन हो चुका है। हाँ, डॉनबास का इलाका उनके पास डेफिनेटली है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रशिया कंप्लीटली उधर बॉक डाउन हुआ है। और हम लोग भी जब टीवी में आकर बोलते थे, हम तो सोचते थे 1 महीने में तकरीबन यूक्रेन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो रशिया वहां बॉक डाउन है, ईस्टर्न यूरोप नेटो में चला गया है, और अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है दुनिया के ग्रैंड स्ट्रैटेजी का, वो इंडो पैसिफिक में जा रहा है। और मैं मानता हूं कि ये अमेरिका का नैन्सी पेलोसी को ताइवान भेजना ये बिल्कुल क्लियर प्रोवोकेशन है। और प्रोवोकेशन इसलिए है कि अमेरिका सोचता है ये टाइम आ गया है चाइना को सबक सिखाने का, और चाइना की भी एक मजबूरी है। वो जैसे रविंद्र सचदेव जी ने बोला कि उन्होंने अपना टाइमलाइन 2024 से लेकर अभी आगे को कर दिया, ताकि वो नहीं चाहते कि शी जिनपिंग अगले 5-10 साल अगर इलेक्ट हुए तो उस तक ये बात छोड़े, क्योंकि फिर तो उनको ताइवान मिलेगा ही नहीं। तो मैं मानता हूं ये अमेरिकन ग्रैंड स्ट्रैटेजी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है दुनिया के पावर प्ले का इंडो पैसिफिक बन रहा है।